इस वीडियो में बात करते हैं वीमियो के बीए फाइनल ईयर के हिस्ट्री पेपर की, जिसका पेपर कोड HI05 है। इस वीडियो में अति लघुरात्मक प्रश्नों का संकलन किया गया है ताकि निम्नात्मक प्रश्नों के बारे में हम स्वयं अपने विचार जोड़कर लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विकासशील भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। प्रमुख चुनौतियाँ ये हैं कि जातिवाद की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, निर्धनता, आतंकवाद, पर्यावरणीय संकट और अस्पृश्यता आदि। ये सभी विकासशील भारत के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई 2 योजनाओं के नाम लिखिए। 2 योजनाएं, पहली है राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम, नरेगा है जिसे कहते हैं। दूसरी है जवाहर रोजगार योजना। ये 2 योजना राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी को हटाने के लिए लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, निर्धनता दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 4 उपायों का उल्लेख कीजिए। निर्धनता दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला उपाय, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तीसरा, 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित करना। अनेक सरकारी योजनाओं का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सन 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, सन 1951 का कुल साक्षरता का अनुपात बताइए। तो सन 1951 में कुल साक्षरता का 18.35% ही साक्षरता थी, जिसमें 27.16% पुरुष और 8.86% महिलाएं शामिल थी। अगला क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है? तो औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1976 में किया गया था। इसमें अंशकालिक शिक्षा कर्मी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को साक्षर बनाने तथा शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा युवा केंद्र संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति सन 1952 में बनाई गई। अगला आ रहा है रियासतियों का विलय के बारे में प्रश्न। पहला प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो इसका उत्तर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वे आपूर्ति मंत्री थे तथा दिल्ली में इमरजेंसी कमेटी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली इमरजेंसी कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो दिल्ली इमरजेंसी कमेटी की स्थापना 10 सितंबर 1947 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान में सम्मिलित होने वाली 2 रियासतों के नाम बताइए। तो वे 2 रियासतें थी, एक थी स्वात और दूसरा बहावलपुर। ये दोनों पाकिस्तान में स्वतंत्रता के बाद शामिल हुई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। आधुनिक भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल होने वाली किन्हीं 2 देशी रियासतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल होने वाली 2 देशी रियासतें जूनागढ़ और हैदराबाद थी। हैदराबाद को पुलिस बल के तहत शामिल किया गया था। स्वतंत्रता के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो स्वतंत्रता के समय कश्मीर का शासक हरि सिंह हिंदू था। कौन था? हरि सिंह हिंदू। अगला क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी का गठन 1948 में हुआ था। कब हुआ? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी का गठन 1948 में हुआ था। सन याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का अर्थ लिखिए। बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत और रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के बढ़ते उपयोग को सामूहिक रूप से हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की स्थापना MS स्वामीनाथन ने की थी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान के उपयोग के साथ विकासशील देशों के कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन, भूजोतों की चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी 2 शब्दों चक तथा बंदी से मिलकर बना, जिसका अर्थ है क्रमशः खेतों और बंदोबस्त करना होता है।
अर्थात छोटे छोटे भूखंडों को मिलाकर एक बड़ा भूखंड या खेत तैयार करने की प्रक्रिया भूजोतों की चकबंदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन क्या था? तो सन 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ संत विनोबा भावे ने किया। ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनता भूमि पर निजी स्वामित्व को प्राप्त करती है। इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य शांतिपूर्ण तरीकों से भूमि का बंटवारा करना था। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। विनोबा भावे को इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मान प्राप्त है जो उनके योगदान की निशानी है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा NG रंगा इसके सचिव चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भूदान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भूमिहीन किसानों को समान भाग में भूमि बांटना तथा उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। अगला क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उद्देश्य लिखिए। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य वन में रहने वाले जीवों को बचाव कार्य था। अगला क्वेश्चन, भारत में आतंकवाद की समस्या के लिए किस आंदोलन को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? भारत में सर्वप्रथम आतंकवाद की समस्या 1951 में नागालैंड में पृथकतावादी आंदोलन से प्रारंभ हुई। भारत अलग एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग 12 वर्ष तक हिंसात्मक रूप में चलती रही। अगला क्वेश्चन, WTO का पूरा नाम बताइए। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है। अगला क्वेश्चन, गेट क्या है? तो गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील प्रणाली तैयार करने हेतु की गई थी। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है? वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था का संबंध ये है कि उदारीकरण के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा है उसके समक्ष प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण होता है। वैश्वीकरण का ये अर्थ होता है कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिलित होना या व्यापार का बिना किसी रुकावटों के विश्व स्तर पर करना ही वैश्वीकरण है। अगला क्वेश्चन, निजीकरण का अर्थ बताइए। निजीकरण का अर्थ है कि निजीकरण के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा पर आधारित निजी क्षेत्र प्रोत्साहित किया जाता है। सरकारी खजाने पर बोझ बने चुके अलाभकारी प्रतिष्ठानों का विक्रय या विनिवेश के माध्यम से निजी स्वामित्व या नियंत्रण को सौंप दिया जाता है। अगला वापस प्रश्न रिपीट हुआ है कि वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते तथा एक साथ कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भारत में कब अपनाई गई था? इसमें कौन कौन से मूल्य समाहित थे? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भारत में 1948 में अपनाई गई। कब अपनाई गई? 1948 में। उसमें राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन की मूल्य समाहित थे। अगला क्वेश्चन, सेबी की स्थापना किस काल में की गई थी? सेबी की स्थापना सन 1992 में की गई और उसे पूंजी बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और सुचेता करपानी। 3 नाम दे रखे हैं। कौन कौन से? कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और सुचेता करपानी। ये तीनों ही महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का नामोल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासतें निम्नलिखित है। जो भी आंदोलन की जो विरासत है उनका नाम उल्लेख करना है, जैसे कि अहिंसा, राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समानता, महिला उत्थान, लोकतंत्र, आत्मनिर्भरता, प्रेस, समाचार पत्र, प्रांतीय भाषाओं का नवजागरण, शिक्षा, विचारधाराओं की परंपरा, ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख लक्ष्य क्या थे?
इसका उत्तर ये है कि गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख लक्ष्य राजनीति में मूल्य स्थापना, सत्य, अहिंसा, आम व्यक्ति का महत्व, ट्रस्टी सिद्धांत, स्त्री और पुरुषों में बराबरी, समाज सुधार, शिक्षा एवं समाज का संपूर्ण विकास थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले किन्हीं 5 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। कोई भी 5 समाचार पत्रों के नाम लिखने हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अच्छा योगदान दिया है। तो ये समाचार पत्र हैं केसरी, मराठा, अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, स्वदेश मित्रम, हरिजन, हिंदी प्रदीप। इन्हीं में से कोई भी 5 लिखने हैं, ये तो ज़्यादा रखें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय एकता का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक समझा जाए। राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करती हैं, उसमें एकता की भावना पैदा करती हैं। इस भावना के विकसित होने पर व्यक्तित्व अपने हितों के साथ साथ राष्ट्र के हितों का भी ध्यान रखता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। अगला यूनिट है किसान आंदोलन, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विभिन्न समय पर विभिन्न लोगों ने किया, जिसमें फतेहकरण चारण, सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा का नाम प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, पटियाला मुजारा किसान आंदोलन के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो जनवरी 1952 में हुए पटियाला मुजारा किसान आंदोलन के उप मुख्यमंत्री वर्षभान थे। उन्होंने ये आंदोलन कृषि संबंधी सलाह देने के लिए चलाया था। अगला क्वेश्चन, तेभागा किसान आंदोलन क्या था? तो तेभागा किसान आंदोलन 1946 से 47 में किसान सभा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। उस समय जमींदारों को अपनी फसल का आधा हिस्सा देने के लिए अंशधारियों ने अनुबंध किया था। तेभागा आंदोलन की मांग जमींदार के हिस्से को 1/3 कम करने के लिए की गई थी। कितने? जमींदार की जो मांग थी उसको जमींदार के 1/3 हिस्सा कम करने के लिए क्रिया आंदोलन किसान आंदोलन था, तेभागा किसान आंदोलन, जो कहाँ शुरू किया गया था? बंगाल में। कब शुरू किया गया? 1946-47 में। अगला क्वेश्चन, किसानों का आंदोलन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? तो किसानों का आंदोलन का प्रमुख या मुख्य धैर्य क्षेत्रीय हितों के साथ साथ कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य हासिल करना, नहरी पानी या सिंचाई के अन्य स्रोत साधनों का विकास के साथ बिजली की उपलब्धता, सस्ता कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए शामिल किए गए। सामान्यतः ये बात है कि किसान आंदोलन क्यों किए गए? क्योंकि उसमें जमींदारों के हिस्से कम करने के लिए, सभी सुविधाएं सुगम और सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग क्षेत्रों में किसान आंदोलन हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किसानों के युग की शुरुआत किस समय को माना गया है? तो सन 1967 में 67 में चौधरी चरण सिंह द्वारा BLD के उदय को भूस्वामी किसानों के युग की शुरुआत माना गया है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को संविधान के कौन से अनुच्छेद में आरक्षण दिया गया है? यानी SC और ST कैटेगरी को किस आर्टिकल के तहत उन्हें रिजर्व किया गया या उन्हें आरक्षण दिया गया है? तो अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST को संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के अनुसार किस आयु के में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान प्रत्येक 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मताधिकार दिया गया था, परंतु संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा अब ये आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। हमारे संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता है। पहले जो 21 वर्ष की थी मतदाता की आयु अनिवार्य, उसे 61वें संशोधन में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 18 वर्ष से कोई भी 18 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष है वो कोई भी व्यक्ति अपना मतदान कर सकता है। अगला टॉपिक है भारतीय विदेश नीति, उससे संबंधित लघुरान प्रश्न है। पहला प्रश्न, भारत पाक के संबंधों के संचालन के आधार बताइए। तो भारत पाक संबंधों के संचालन के प्रमुख आधार निम्नलिखित थे। पहला है, भारत पाक शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों को निपटाएंगे। भारत पाक संबंधों के मध्यस्थ कोई भूमिका नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, भारत में अणु परीक्षण कब एवं कहाँ किया गया? तो भारत में अणु परीक्षण 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया गया, और द्वितीय जो परीक्षण है वो भी आपके पोखरण में किया गया। अगला क्वेश्चन, 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन मार्च 1983 को भारत में आयोजित किया गया।
अगला क्वेश्चन, सार्क के सभी 7 संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए। तो सार्क के 7 संस्थापक सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। सार्क एक संगठन है या संस्था कह सकते हो जो दक्षिण एशियाई देश हैं उन देशों के विकास के लिए बनाई गई थी। इसकी मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में। इसकी स्थापना या शुरुआत 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, शरणार्थियों की समस्या का हल किस विदेश मंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो शरणार्थियों की समस्या का हल भारत के विदेश मंत्री 1996 से 1998 के समय इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में किया गया था। अरे यार, अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य? तो इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य व्यक्ति के नागरिक होने के नाते से संबंधित है, किसी धार्मिक भावना के आधार पर नहीं, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं, न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, न प्रचार बल्कि संस्था और व्यक्तियों में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान। धर्मनिरपेक्षता का ये तात्पर्य है कि किसी भी धर्म को न तो तजुर्बा दिया जाता है, न उसको अपमान किया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाता है और सभी का समान रूप से आदर किया जाता है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। सामान्य अर्थ तो यही है। संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना किसने और कब की? तो संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना वाजपेयी सरकार ने फरवरी 2000 में की थी। मार्च 2003 में आयोग ने अपना परामर्शदात्री प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया। अगला क्वेश्चन, एकात्मक शासन प्रणाली गुण लिखिए। तो एकात्मक शासन प्रणाली के गुण ये हैं कि उसमें एक तो संविधान होता है, दूसरा उसमें एक नागरिकता होती है, तीसरा एक राष्ट्रभाषा होती है, चौथा एकीकृत न्याय प्रणाली होती है, पांचवा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार होते हैं और छठा विशेषता ये है कि राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति सुदृढ़ीकरण करना। ये आपके 6 एकात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस रूप में वर्णित है? तो भारत का संविधान लिखित रूप में वर्णित है। किसमें? लिखित रूप में। इसमें 395 धाराएं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है क्योंकि इसमें प्रशासनिक पद्धतियों के महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया गया। अगला क्वेश्चन, 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो 91वें संविधान संशोधन में पहला, केंद्र और राज्यों के मंत्रिमंडल की सदस्यता को कम करता है। क्या करता है? केंद्र और राज्य की मंत्रिमंडल की सदस्यता को कम करता है। दूसरा संशोधन ये है कि दल बदल करने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। पहला तो है कि केंद्र और राज्य की मंत्रिमंडल की सदस्यता को कम करता है और दूसरा है अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय मौलिक अधिकारों की संख्या ये है, टोटल 7 दे रखी। जो पहले 7 थी अब 6 है क्योंकि एक इसमें से घटा दी गई। पहला है मौलिक अधिकार समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा संपत्ति का अधिकार है, वो अब हटा दिया है। अब उसकी जगह है संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल इसमें 7 दे रखे हैं जिसमें एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अगला क्वेश्चन, विधि के शासन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो विधि के शासन का शाब्दिक अर्थ यह है कि शासन विधि कानून का होना चाहिए। शासन किसका होना चाहिए? कानून का होना चाहिए। कानून के अनुसार शासन होना चाहिए, उसे ही विधि के शासन का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में लागू की गई। तो इसका काल समय 1951 से 1956 था, यानी 5 वर्ष रखा गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? भारत में योजना आयोग गठन 15 मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग क्या है? तो 15 मार्च 1950 में स्थापित भारत का योजना आयोग एक सरकारी निकाय है जो देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना बनाई करती है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग गठित करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो योजना आयोग गठित करने का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो पहले योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। सन 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन
2014 में जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनी तो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि एवं विस्तार ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नियोजन से देश को किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलती है? तो भारतीय नियोजन से देश की निम्नलिखित क्षेत्रों में सफलता मिलती है। संवर्धन की प्रक्रिया की शुरुआत, कृषि में संस्थागत सुधार और हरित क्रांति। अगला, सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास। चौथा, आधारित संरचना का विकास। और पांचवा, बुनियादी एवं पूंजीगत उद्योगों का विकास होता है। अगला है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख इकाइयों के प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो भारतीय विदेश नीति के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई देशों का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो एशियाई देशों का प्रथम सम्मेलन सन 1920 में सोवियत संघ की नगर बाकू में, कहाँ हुआ था? सोवियत संघ के नगर बाकू में आयोजित हुआ, जिसमें भारत के अलावा 19 अन्य देशों के नेता सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन, सन 1927 में बेल्जियम में हुए पद दलित राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सन 1927 में बेल्जियम के नगर ब्रुसेल्स में, कौन सा शहर है? ब्रुसेल्स में हुए दलित राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 फरवरी को किया था। कब किया? 10 फरवरी 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या रहा है? भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत यह है कि संसार के सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हुए विश्व शांति का परिवर्तन करना, या कि हम ऐसे कह सकते हैं कि विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद के विरुद्ध, ये सभी भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवन का प्रमुख रंग क्या बताया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवन का प्रमुख रंग शांति बताया है। क्या बताया? शांति। और उन्होंने कहा है कि सहनशीलता और समाशीलता में ही शांति का वातावरण सन्निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में उग्रवाद का प्रारंभ कब और क्यों हुआ? भारतीय राजनीति में उग्रवाद का प्रारंभ सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी और दमनात्मक नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। कब हुआ? सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय भारत में उग्रवाद का प्रारंभ हुआ। बारडूंग सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो बारडूंग सम्मेलन अप्रैल 1955 में एशियाई और अफ्रीकी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी बारडूंग में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के कोई भी दो सिद्धांत बताइए। तो महात्मा गांधी के को दो ही मुख्य सिद्धांत ये अहिंसा और सत्याग्रह। क्या है? अहिंसा और सत्याग्रह दो मुख्य सिद्धांत है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे कौन है? तो विनोबा भावे भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता है। इनका मूल नाम विनायक नारहरि भावे है। तो विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नारहरि भावे। क्या है? विनायक नारहरि भावे। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले है। कौन है? ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? तो प्रथम औद्योगिक नीति अप्रैल 1948 में आरंभ हुई। इसे भारत सरकार के औद्योगिक प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति से क्या तात्पर्य है? तो औद्योगिक नीति से तात्पर्य सरकारी नीतियों से है। अतः सरकारी औद्योगिक नीतियों के अनुसार देश का औद्योगिक विकास किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को लागू की गई। अगला क्वेश्चन, सन 1991 को नवीन औद्योगिक नीति के कोई 4 परिणाम लिखिए। तो 1991 की नवीन औद्योगिक नीति के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। ये हैं, पहला है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों से मेल न खाना।
दूसरा, भारत का औद्योगिक पिछड़ापन बढ़ने की संभावना। तीसरा, विदेशी स्पर्धा से भारतीय उद्योगों को खतरा। चौथा, आंतरिक उपयोग हेतु आवश्यक वस्तुओं का अभाव। अब बताएं अगला क्वेश्चन, 1991 की नवीन औद्योगिक नीति के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें 2 प्रावधान दे रखे हैं। पहला प्रावधान है, निजी क्षेत्रों के उद्योग के विस्तार, निवेश आदि के लिए सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही है। दूसरा ये है कि औद्योगिक क्षेत्र हेतु स्थान निर्धारण नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। कुटीर यानी लघु, परिभाषा ये है कि कुटीर उद्योग इस प्रकार के संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत स्वतंत्र उत्पादनकर्ता अपनी पूंजी लगाता है और अपने श्रम के कुल उत्पादन का स्वयं अधिकारी होता है। जो गाँव में होते हैं उसे कुटीर या लघु उद्योग कह सकते हैं, या छोटे स्तर पर होते हैं जिसमें एक प्रकार का संगठन है जिसका एक व्यक्ति उसका उत्पादन करता होता है और एक ही उसका संपूर्ण मालिक होता है, उसे कहते हैं कुटीर या लघु उद्योग। जुलाई 1980 के पश्चात औद्योगिक नीति के तत्व लिखिए। तो पहला है तत्व, अनुज्ञा पत्र में छूट, एकाधिकार या प्रतिबंधक व्यापार, और तीसरा है व्यवहार। अगला इकाई आ रही है सामरिक संघ और सामरिक आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन, सामरिक संघ की परिभाषा दीजिए। सामरिक संघ एक ऐसा संगठन होता है जो सभी सामरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। मजदूर संघ मजदूरों को मजदूरी, घंटे, फायदे और अन्य कामकाजी परिस्थितियों को निपटने के लिए एकजुट करने की मदद करता है। सामरिक संघ के प्रमुख कार्य क्या है? तो सामरिक नियम कार्य है अपने सदस्यों के वेतन में सुधार करना, काम करने की स्थिति और इसके सदस्यों को काम करने के लिए तरीकों में सुधार करना। तीसरा, इसके सदस्यों के प्रशिक्षण और पेशेवर विकास का समर्थन करना। चौथा, ये सुनिश्चित करना कि नियोजकता द्वारा लिया गया हर निर्णय सामरिक संघों के हित में है और इसका शोषण न किया जाए। सॉरी, एक मिनट, बीच में कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया, गलती है माफ़ करना। अगला क्वेश्चन, सामरिक संघ की अधिनियम कब पारित हुआ? तो सामरिक संघ अधिनियम सन 1926 में पारित हुआ, जो देश के सामरिक संघों के इतिहास में ऐतिहासिक घटना थी। अगला क्वेश्चन, कर्मकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कर्मकार का अर्थ है कि व्यापार या व्यवसाय में नियोजित सभी व्यक्ति, चाहे वो नियोक्ता के रोजगार में है या नहीं है, उसका व्यापार विवाद शुरू होता है, कर्मकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर कपड़ा सामरिक आंदोलन कब और किसके समर्थन में किया गया? तो अमृतसर कपड़ा सामरिक आंदोलन सन 1954 में शीतकाल में मेहरा मिल्स के सामरिकों के समर्थन में किया गया। अगला क्वेश्चन, राम राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई और किसने की? तो राम राज्य परिषद की स्थापना सन 1948 में स्वामी करपात्री जी ने की थी। ये दल हिंदुओं के सांप्रदायिक संगठन के रूप में अपनी पहचान बना पाया। अगला क्वेश्चन, भारत में सोशलिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो भारत में सर्वप्रथम सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत हुई थी। भारत में जनता सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो भारत में जनता सम्मेलन 1 मई 1977 को जनता सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया? 1 मई 1977 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता की पात्रता हेतु क्या शर्त लागू की है? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सदस्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तें रखी हैं। वह व्यक्ति जो किसी भी तरह से छुआछूत में विश्वास न रखता हो, सर्वधर्म समभाव और सांप्रदायिक एकता की भावना रखता हो, नशे की आदत का शिकार न हो, हाथ द्वारा निर्मित धागे और हाथ द्वारा निर्मित खादी पहनने का आदि आदत हो, ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने की शर्तें हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस दल कब बना और इसके अध्यक्ष का नाम लिखिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस दल सन 1939 में बना। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला इस दल के अध्यक्ष हैं। वर्तमान कौन है? फारूक अब्दुल्ला। प्रारंभ में शिवसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारंभ में शिवसेना दल के अध्यक्ष श्री बाल ठाकरे थे, जो कि शिवसेना महाराष्ट्र की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। स्वतंत्र पार्टी के बारे में लिखिए। तो स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी, ने अगस्त 1959 में की थी। इस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोध किया और तथाकथित लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था के वकालत की। स्वतंत्र पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अच्छी सफलता प्राप्त की थी।
तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो करीब 52 साल पहले 19 जुलाई 1969 को देश की 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन प्रिवी पर्स के बारे में बताइए। तो प्रिवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक या राज परिवार से मिलने वाली को विशेष धनराशि को प्रिवी पर्स कहते हैं। यानी लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, जो शाही परिवार है उनको जो राशि दी जाती है उसे प्रिवी पर्स कहते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में वर्तमान में भी जो इंग्लैंड के रानी होती है उसको प्रिवी पर्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन किन्हीं दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखिए। तो दो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा BOB। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या उद्देश्य है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे अनेक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, दूसरा नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, आर्थिक सत्ता विकेंद्रीकरण, विनियमितीकरण करना, बैंकों पर पूंजीवादियों के स्वामित्व या नियंत्रण को समाप्त करना इत्यादि। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कुछ 4 परिणाम लिखिए। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कुल 4 परिणाम ये हैं कि पूंजी पर निजी अधिकार की समाप्ति, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होना, तीसरा औद्योगिकीकरण की गति में वृद्धि और बैंक की जमा राशि में वृद्धि करना। अगला है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र देशों की संतुलित विकास के प्रारूप को अपनाने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। अगला क्वेश्चन उदारीकरण का अर्थ बताइए। उदारीकरण से अभिप्राय है कि विभिन्न राष्ट्रों पर नियंत्रण समाप्त करना तथा राजकीय सहायता को क्रमशः कम करके अंततः समाप्त करना। अगला क्वेश्चन उदारीकरण की आवश्यकता पर संक्षेप में लिखिए। उदारीकरण की आवश्यकता पहला है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच व्याप्त आंदोलन, दूसरा है अनुज्ञा पत्रों एवं अन्य विरोधक कानूनों को पर्याप्त न होना, अगला है सार्वजनिक क्षेत्र का अकुशल प्रबंधक, चौथा है लघु उद्योगों के विकास की आवश्यकता। अंतिम क्वेश्चन है उदारीकरण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में क्या प्रमुख परिवर्तन किया गया है? तो उदारीकरण के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में जोड़ा एवं उसके समकक्ष प्रतिस्पर्धी बनाया गया, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया गया। ये थे आपके हिस्ट्री के पेपर कोड HI05 के कुछ अतिलघुरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। और कहीं गलती हुई तो माफ़ करना, क्योंकि जल्दबाजी में बोलने में गलती हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।